जब सबको लग रहा था कि प्लेन क्रैश की वजह मिल चुकी है, एक नई रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी। पिछली वीडियो में हमने बोइंग क्रैश के असली फैक्ट्स खोले और आप लोगों के कमेंट्स थ्योरी से भर गए। इस बार मैं आपको वो सेकंड बाय सेकंड टाइमलाइन दिखाने वाला हूं जो मीडिया के नैरेटिव को चैलेंज करती है, रैट का डिप्लॉयमेंट होना, पायलट के ऑप्शंस और एक ऐसा एविडेंस जो कैप्टन स्टीव के पॉपुलर एनालिसिस को क्वेश्चन करता है। अगर आपको लगता है कि आप सब जानते हैं तो सोचिए फिर से, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपकी सोच बदलने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और मैं जर्मनी में एक एरोस्पेस कंपनी में साइंटिस्ट हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी मैसेज। अपने 15 साल के करियर में मैंने देश विदेश की यात्राएं की हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई कि एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी स्ट्रॉन्ग नेशन। और इसीलिए मैंने अपने चैनल का मिशन बनाया है फ्री एजुकेशन। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उन तक नॉलेज पहुंचाना, ये मेरा कमिटमेंट है। और आप भी इस मिशन में मेरा साथ दे सकते हैं, इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको कहूंगा कि वो वीडियो आप प्लीज जाके एक बार देखिए, क्योंकि ये वीडियो उसी पर डायरेक्टली बेस होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो भी आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। इस बार हम कुछ नए फैक्ट्स लेकर आए हैं और आप सबके कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पायलट एरर की। ये नैरेटिव कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ये पायलट को ब्लेम देने की स्टोरी शुरू हुई। फिर हम आपके कमेंट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे लोग क्या सोच रहे हैं। और एंड में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो लगातार सिर्फ पायलट्स को दोषी बता रहा है बिना किसी टेक्निकल प्रूफ के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में कुछ ऐसे फैक्ट आपको मिल जाएंगे जो शायद आपने कभी पहले सुने नहीं होंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम पुरानी वीडियो की तरह सिर्फ फैक्ट बेस्ड बात करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑफिशियल रिपोर्ट्स, क्रेडिबल सोर्सेस और आपके कमेंट्स पर बेस्ड है। मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में कुछ नहीं जोड़ा है, सारी की सारी फैक्ट बात की है। लेकिन सबसे पहले, क्या आप जानते हो पायलट सुसाइड थ्योरी दुनिया भर में इतनी वायरल क्यों हुई? तो इसकी शुरुआत होती है 24 मार्च 2015 को। एक आम सुबह थी, जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 ने बार्सिलोना से उड़ान भरी। डेस्टिनेशन थी डुसेलडोर्फ, जर्मनी। 150 लोग प्लेन में थे, सब अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। फ्लाइट ने स्मूथ क्लाइंब किया, वेदर परफेक्ट था, कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं थी। लेकिन 10:30 बजे सुबह के कुछ गड़बड़ हो गई, सब कुछ बदल गया। जो कैप्टन थे कॉकपिट से वो बाहर चले गए, शायद वॉशरूम यूज करना था, इसकी वजह से वो बाहर चले गए, जो कि एक रूटीन बात है। कई बार कॉकपिट से कैप्टन चले जाते हैं बाथरूम यूज करने के लिए। लेकिन जब वो वापस आए, कॉकपिट का दरवाजा लॉक था। वो नॉक करते रहे, चिल्लाते रहे, वो हार्ड चीजों से दरवाजे पर मारते भी रहे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कॉकपिट के अंदर अकेला था फर्स्ट ऑफिसर आंद्रेयास लुपिस, जो सिर्फ 27 साल के थे। और उस कंप्लीट साइलेंस में उसने एक डिसीजन ले लिया। उसने ऑटो पायलट को सेट कर दिया डिसेंट के लिए, सीधा 38,000 फीट से। प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरता रहा, ना इंजन फेल हुआ, ना वेदर खराब था। ये एक डिसेंट था, सोचा समझा प्लान डिसेंट। पर यह सब क्यों हुआ? तो इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि लुपिस काफी टाइम से डिप्रेशन के शिकार थे, डिप्रेशन से जूझ रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें अनफिट टू फ्लाई भी बोल दिया था, लेकिन उसने एयरलाइन से ये बात छुपा ली। उसने अपने कंप्यूटर पर सर्च किया कि कॉकपिट को लॉक कैसे किया जाता है और अपनी जान कैसे ली जाती है। कॉकपिट के बाहर जो कैप्टन थे वो तो चिल्लाते रहे और पैसेंजर्स को तो पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब प्लेन नीचे गिरने लगा उनकी चीखें सीवीआर में रिकॉर्ड हुई। और वो बहुत दर्दनाक मंजर था उन लोगों के लिए भी जो मासूम थे, अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। आवाज आ रही थी, बाहर से लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कॉकपिट के जो कैप्टन है वो दरवाजे पे खटखटा रहे थे, पर कुछ भी नहीं हुआ। 10:41 सुबह के जो ये प्लेन था, ये फ्रेंच एल्प्स में जाके टकरा गया। एक पल में 150 जिंदगियां खत्म हो गई, सब कुछ चूर चूर हो गया।
उस दिन दुनिया ने समझा कि कॉकपिट सिर्फ कंट्रोल की जगह नहीं होती है, कभी कभी कोलैप्स का भी कारण बन सकता है। तो ये जो जर्मन विंग्स का 9525 का जो ये किस्सा था, ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। आजकल कॉकपिट के डोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन सवाल उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तो ये जो जर्मन एयर विंग्स का जो क्रैश हुआ 9525 का, इसके बाद पब्लिक का इस पे से ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हिल गया। तो फाइनली ये जर्मन विंग्स जो कंपनी है वो मर्ज हो गई एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ, जो कि एक यूरोपियन कंपनी है। इसका नाम है लुफ्तांजा। इस इंसिडेंट के बाद पायलट की मेंटल हेल्थ को हर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी फोकस बना दिया जाता है। ये ज़रूरी भी है, लेकिन हर बार सही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल अगर ले तो मलेशियन एयर फ्लाइट MH370, जहां बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के पायलट्स को ब्लेम किया गया, लेकिन आज तक उस क्रैश का कोई क्लियर कॉज नहीं मिला, सिर्फ एजम्पशन बने। और अब लोग वही नैरेटिव एयर इंडिया 171 पर भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फुल पिक्चर। बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस या ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट के ब्लेम सीधा पायलट पे डालना शुरू कर दिया है वेस्टर्न मीडिया ने। लेकिन सवाल ये है, क्या हर बार ब्लेम पायलट पर डालना आसान ऑप्शन है? आप क्या सोच रहे हो? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए कि क्या हर बार इस प्लेन क्रैश में पायलट को स्क्रूटनाइज करना, पायलट को लाइमलाइट में लाना, उसकी मेंटल हेल्थ पर डिस्कस करना एक बहुत अच्छी चीज़ है? क्या हम बाकी जो टेक्निकल इश्यूज है उसको छोड़ के सिर्फ पायलट पर फोकस करें? ये कोई अच्छी बात है? मैं आपके थॉट्स का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार करूँगा। अब चलिए आते हैं आपके टॉपिक्स पर। सबसे पहले तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया, आप लोगों ने कमेंट दिया। मेरे जैसे छोटे क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों का इतना प्यार मिला। आप लोगों के कमेंट्स में बताया कि कैसे फैक्ट बेस्ड मैंने बात की है, और बहुत लोगों ने मुझे थैंक यू भी कहा इस स्टोरी को अनकवर करने के लिए। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो आप ही लोगों की बदौलत है, जो आपके कमेंट्स थे जिन्होंने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन डेप्थ एनालिसिस अभी बाकी है। तो मैंने आपके कमेंट्स जो थे उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप मैं आपके उन 8 पार्ट्स को कवर करने वाला हूं। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं अगर मेरे से कोई कमेंट मिस हो गया, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जो 380 कमेंट थे उनको 1 बाय 1 गो थ्रू करने की। उनका जो मेन कंसर्न है वो अगर मैचिंग है बहुत सारी कमेंट से, तो मैंने कोशिश की है कि उनको मर्ज करके कॉमन कमेंट्स को लिया जाए, आंसर किया जाए। तो इन कमेंट्स को मैंने डिवाइड किया है एयरक्राफ्ट हिस्ट्री और मेंटेनेंस के ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन ये उठ रहा है कि एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री क्या थी, उसका मेंटेनेंस स्टेटस क्या था। फिर मैंने पायलट बैकग्राउंड और ट्रेनिंग के बारे में बात की है, क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि पायलट का बैकग्राउंड और ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद हम प्री फ्लाइट प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग एक वीडियो की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई ये वीडियो रिलीज हुआ था क्रैश से पहले। तो चलिए, आपके जो कमेंट्स थे मैंने इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हैं, 8 डिफरेंट कैटेगरीज में। और सबसे पहले हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट हिस्ट्री के बारे में। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे और मेंटेनेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हिस्ट्री के लिए, वो है चक्री चक्रवर्ती जी का। मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैं नाम सही से नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने ये बोला है कि हाउ अबाउट पायलट्स ऑफ द प्रीवियस फ्लाइट लीव द स्विच वाइल दे वर ऑफ ड्यूटी। तो शायद ये पूछना चाहते हैं कि क्या पिछले पायलट ने वो स्विच ऑफ छोड़ दी हो। तो मुझे ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम लगती है, और आई थिंक गलती से भी छोड़ना इस चीज़ को, ये तो जो प्री फ्लाइट चेक्स होते हैं, जो मेंटेनेंस होते हैं, जो हैंड ओवर टेक ओवर के रूल होते हैं, उनके अगेंस्ट में है। तो आई डोंट थिंक ये प्रोबेबल है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन आपका कंसर्न भी वैलिड है कि ऐसा क्या हो सकता है। मैं आपके कंसर्न को नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ। दूसरा जो है वो है प्रशांत दिवाकर जी का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि वेरी अनयूजुअल थिंग्स ऑलरेडी हैड हैपेंड इन दिल्ली टू अहमदाबाद फ्लाइट। वन पैसेंजर हैड मेड अ वीडियो ऑफ ऑल electrical failures like AC not working, flap moving up without reason, touch screen not working, rat was activated due to electrical failure.
तो अगर ये बात सच है कि भाई रैट का अगर कुछ ऐसी रिपोर्ट आई है, जहाँ तक कि मुझे पता है और जहाँ तक मैंने सर्च किया है, शायद ऐसा कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा लिंक आपके पास है, सोर्स आपके पास है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। और ये जो आप एसी और टच स्क्रीन की बात कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन इशू है एयर इंडिया, जो लोग एयर इंडिया से ट्रैवल करते हैं शायद मेरे से एग्री करेंगे। टच स्क्रीन और ये जो बाकी इश्यूज़ है, ये बहुत कॉमन है एयर इंडिया के लिए, कोई नई बात नहीं है, ये हम लोग बहुत बार फेस कर चुके हैं इन इश्यूज़ को। तो चलिए अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दूसरा सेक्शन हमारा टेक ऑफ फेज के ऊपर है। तो यहाँ पे भी अजय दोहारे साहब ने ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इफ एन इंजन फेल्ड बिफोर लिफ्ट ऑफ, हैंस रनिंग डिस्टेंस is more, captain took decision to take off on one engine instead of aborting takeoff with view to restart it to achieve height and return land, but second engine also didn't go required thrust. He had to switch off the engine controllers and low altitude efforts failed and then made it. ये जी अजय जी, आपका कंसर्न जो है ये बिल्कुल हो सकता है ऐसा, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ऑलरेडी जो इंजन है वो फेल हो सकता है, एक इंजन, क्योंकि ये रिपोर्टेड है कि जो नॉर्मल जो डिस्टेंस है जो एयर क्राफ्ट ने जो ट्रैवल की है, वो नॉर्मल जो टिपिकल डिस्टेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा होने का रीज़न ये भी हो सकता है। हालांकि कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है तो मैं इसके ऊपर कुछ इन डेप्थ कमेंट करूँगा नहीं, लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है और दूसरा इंजन हवा में जाके अपने आप हो गया हो। लेकिन जो आरपीएम कहते हैं कि भाई जो इंजन का आरपीएम था, जो उसकी स्पीड थी वो 150 प्लस थी, तो ये भी बताती है कि अभी तक जो रिपोर्टेड है तो उसमें ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि इंजन की जो स्पीड थी वो काफ़ी कम थी। दूसरा जो पॉइंट है इसी सेक्शन में, आनंद शंकर जी ने पूछा है, यू हैव नॉट मेंशन्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैकिंग द कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम ऑफ AI-171 which lead to the abrupt shutdown of both engines. Some experts claim that computer control system could be hacked only at the time of taking off and landing. Please go deep and explain whether this is possible. तो मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, जो एयर इंडिया 171 के सिस्टम हैक की मैंने भी कई सारे लोगों के एक्सप्लेनेशन सुने हैं, तो मुझे ये बहुत इम्प्रोबेबल लगता है कि कोई किसी ने वो सिस्टम हैक कर लिया हो, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं। जो बोइंग के 787 सिस्टम्स हैं, ये डायरेक्टली किसी का, आई थिंक इंटरनेट से, जहाँ तक मुझे मेरा जो नॉलेज है, ये डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो आप अगर सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते तो फिर ये बहुत मुश्किल है। और अभी तक किसी इन्वेस्टिगेशन ने हैकिंग का कोई प्रूफ नहीं दिया है। बहुत ही अलग एंगल मेरे को लगता है ये है। अगर कभी ऐसा हुआ होता तो इन्वेस्टिगेशन में साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट है मेरे हिसाब से वो शामिल होते, लेकिन इस केस में कोई साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट्स है अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, अगर इस एंगल पे भी लोग सोच रहे रहते तो। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्रैश इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट किया है। इसमें से मुझे लगा कि जो 2 कमेंट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे और आपके सामने मैं रखूंगा, उनका आंसर भी दूंगा। तो विमल श्रीवास्तव जी ने पूछा है, मेरे को बताया है कि पायलट को रिस्पॉन्सिबल नहीं बताया गया इस रिपोर्ट में, सिर्फ एक लाइन कोट की गई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 सेकंड में दोनों इंजन बंद हुए हैं, जो पेज 14 और 15 में लिखा है। 1 सेकंड में मैनुअल प्रोसेस में बंद नहीं हो सकते। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है कि 1 सेकंड में ऑब्वियसली दोनों इंजन एक साथ नहीं हो सकते। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में फैक्ट के साथ ये चीज़ बताई थी। डेफिनेटली इस रिपोर्ट में पायलट को नहीं दोषी बताया गया। इवन एयर इंडिया के जो सीईओ हैं उन्होंने भी कहा है कि हम पायलट को कोई दोष नहीं दे रहे हैं। तो फिर मैंने भी कोई ऐसा चीज़ नहीं बताई है अपनी पुरानी वीडियो में कि ये रिपोर्ट पायलट को दोष देती है। हाँ, कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि जिस हिसाब से ये रिपोर्ट लिखी गई है उसके हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि भाई ये गलत जगह पे गलत चीज़ें कोट कर दी गई है। जैसे कि जो फ्यूल स्विच कट ऑफ हुआ उसके जस्ट नीचे ये कोट कर दिया गया है कि पायलट ने एक दूसरे पायलट से पूछा कि व्हाई डिड यू कट ऑफ। तो वो सीक्वेंस जो राइटिंग का है, क्योंकि मैं खुद भी मैंने 20 से ज़्यादा पेपर लिखे हुए हैं, तो हमें
पता है कि कैसे रिपोर्टिंग की जाती है, साइंटिफिक रिपोर्टिंग एक्चुअल में होती क्या है, तो इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा साइंटिफिक रिपोर्टिंग नहीं की गई है और बहुत सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में छुपाने की कोशिश की गई है, ऐसा मुझे लगा है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट पे। तीसरा जो मैंने इसमें सेक्शन में कमेंट लिया है वो निखिल सैनी जी का है, 332 निखिल सैनी। आई थिंक ब्लैक बॉस सेंट आउटसाइड इंडिया टेम्पर्ड। देखिए इसके ऊपर भी अभी तक इन्वेस्टिगेशंस ऐसी कोई निकल के आई नहीं है, और अगर टेम्पर करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, फिर तो बिल्कुल ही सारी स्टोरी चेंज हो जाती है अगर आप एविडेंस के साथ ही टेम्परिंग करने लग जाए। और अगर भाई प्रेशर हो, इतने बड़े जाइंट्स है, कॉरपोरेशन है, यूएसए है, बोइंग है, तो टेम्परिंग बिल्कुल पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि इंडिया को स्टेप लेना चाहिए इसमें, अपने खुद के अंदर ही, अपने खुद के इंडिया में ही एक सिस्टम बनाना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए। जितना पैसा हम लोग डिफेंस वगैरह में खर्च करते हैं, थोड़ा रिसर्च में भी हम लोग को लगाना चाहिए। देखिए मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी कि हम लोग ज़्यादा पैसा डिफेंस में क्यों लगाते हैं, लेकिन जो मेरी थिंकिंग है जस्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो हमारा नेक्स्ट कंसर्न है वो फ्यूल स्विच और इंजन इश्यूज़ के ऊपर है। तो इसके ऊपर तो बहुत सारे कमेंट है, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो 4 कमेंट है ये ओवरऑल सबको समराइज़ कर रहे हैं। तो MS पूडन जी का ये कमेंट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द फ्यूल स्विच टू टर्न टू कट ऑफ पोजिशन टू कट ऑफ फ्यूल. It will be done if the power to the switch contact is cut off. This can happen if there is fault with the power supply or its software. तो ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका कि मैनुअली अगर कट ऑफ करेंगे तो इतनी जल्दी रैट डिप्लॉय नहीं होगा। वो हम लोगों ने बात की है कि रैट डिप्लॉय सिर्फ 50% थ्रस्ट पे होता है और 5-6 सेकंड बाद रिपोर्ट में लिखा है कि रैट डिप्लॉय हो गया है। बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज़ है, शायद जिसने रिपोर्ट लिखी है उन्होंने ढंग से लिखी नहीं है वो रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को अच्छे से लिखना चाहिए था। और मेरा तो यही मानना है कि जो भाई एक्सपर्ट हैं जो इस कट ऑफ स्विच से रिलेटेड, उनको सामने आना चाहिए और उनको बताना चाहिए पब्लिक को कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है, फ्यूल कट ऑफ स्विच 3 केसेस में मेनली ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो सकता है। नॉर्मली दोनों के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट अलग बनाए गए थे ताकि ये दोनों एक साथ ट्रिगर ना हो जाए। और दूसरा जो पॉइंट है कि इनका बहुत कॉमन हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आ गया हो जो कि दोनों चीज़ों को, दोनों का फ्यूल स्विचेस को कट ऑफ कर दिया हो, या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैकेनिकल जो एबरेशन हुआ हो उसकी वजह से फ्यूल स्विच अपने आप चले गए हो कट ऑफ पे। लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि फिजिकली वो मूव हुए थे, और बहुत सारे लोग ऐसा अपने उसमें लिख रहे वीडियो में व्यूज़ लेने के लिए कि भाई ये तो फिजिकली मूव हुए थे, लेकिन ऐसा कोई रिपोर्टिंग नहीं है और ऐसा किसी ने बताया नहीं है कि फिजिकली मूव हुए थे। हाँ, ऑन पोजीशन में लास्ट में ज़रूर मिले थे। दूसरा जो सवाल है MK कालरा जी का है, इन माई ओपिनियन स्प्रिंग ऑफ बोथ द स्विच इन कॉकपिट वर आइदर मिसिंग और इनइफेक्टिव. That is why as soon as aircraft left the ground, both the switch come to shut off position from run position on its own due to gravity or wrong signal from the fuel supply. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि स्प्रिंग खराब हो गई हो वेयर एंड टेयर की वजह से, जिसकी वजह से अपने आप चले गए हो वो स्विच, लेकिन ऐसे कोई प्रीवियसली रिपोर्टेड नहीं है और ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन में फोकस भी नहीं किया जा रहा है। और अभी तक जो एयर इंडिया ने जितने भी इन्वेस्टिगेशन अपने दिखाए हैं, जितने भी अपनी फ़्लाइट्स को चेक किया है इंसिडेंट के बाद, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ बताया नहीं है कि भाई उनको कोई डिफेक्ट मिला है स्प्रिंग वाले मैकेनिज्म में। तो आई थिंक ये हाईली इम्प्रॉबेबल सा सिनेरियो लगता है। तो तीसरा कमेंट है हमारा आमिर हयात 5760। वो कह रहे हैं कि आपने अपने पुराने वीडियो में ये बताया कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा व्हाई डिड यू कट ऑफ, तो दूसरे पायलट ने कहा कि आई डिड नॉट। तो ये बोल रहे हैं कि दूसरा पायलट झूठ भी बोल सकता है। ठीक है, बोल सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 1 सेकंड में वो फ्यूल फटाक से ऑफ किया उसने, और दूसरा पायलट जो वहीं बैठा हुआ था वो आई थिंक नज़र तो जाएगी, इतना फास्ट आप कोई एक्शन कर रहे हैं बगल में तो नज़र जानी चाहिए। और एक मैं वीडियो देख रहा था, कैप्टन स्टीव वो बोल रहे हैं कि बगल वाले पायलट ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसकी नज़र
ग्राउंड पे रहती है वो साइड में ये देखता रहता है कि भाई धीरे धीरे ग्राउंड कैसे नीचे जा रहा और फ्लाइट कैसे ऊपर जा रही है। लेकिन इतना फास्ट एक्शन अगर आपके बगल में बैठ के कोई करे तो आई थिंक ये जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाती है और उस थ्योरी को पूरी तरह मना कर देती है। चौथा जो कमेंट है वी के बाहरी जी का, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ। तो ये बोलते हैं कि सर अभी तक किसी भी चैनल वाले ने रिपोर्ट के बारे में बात की, लेकिन जो बात दोनों पायलट्स के बीच में हुई, व्हाई डिड यू कट ऑफ फ्यूल स्विच। आई थिंक ये पूछना चाहते हैं कि पायलट्स के बीच में जो बात हुई वो नहीं बताई गई है, लेकिन मैंने भी ऐसा नहीं बोला है कि ये पायलट नहीं बोला है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट में लिखा गया है ये बहुत स्मार्ट तरीके से लिख दिया गया है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा, किस पायलट ने पूछा वो भी नहीं बताया है, मेन पायलट था, को पायलट था, ये भी नहीं बताया गया है। और पूछने के बाद उसका रिएक्शन ये था कि आई डिड नॉट डू इट, ये भी प्रॉपर कोटेड वे में नहीं बताया गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है और मैंने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये एग्जैक्टली ऐसी चीज़ बताई गई थी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो बात करती है इन फ्लाइट एनोमलीज के बारे में। तो इन फ्लाइट एनोमलीज में जो दो मुझे अच्छे कमेंट्स लगे, जो मुझे लगा कि एड्रेस करने चाहिए उसमें, तो ये सयन जी कहते हैं कि इनको डाउट है कि फिज़िकली मूव हुए हैं स्विच। तो हाँ, सबको डाउट है, हमें सबको डाउट है कि ये फिज़िकली मूव नहीं हो सकते इतनी फास्ट, और किसी बड़े सिस्टम का फेलियर हो सकता है ये। और रन को कट ऑफ में क्यों लाता अगर वो पायलट का मन होता कि मुझे भाई क्रैश कराना है प्लेन, तो ये अच्छा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट है इसमें प्रफुल्ल जी का, वो पूछते हैं व्हेन वाज ECU इंसर्टेड इन एयरक्राफ्ट। तो ECU जो इन्होंने प्रफुल्ल जी ने पॉइंट उठाया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये एक इंजन कंट्रोल यूनिट होती है, इसको शॉर्ट में ECU भी कहते हैं, तो ऑल्सो नोन एज ECM, जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, इसको इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी बोला जाता है। तो ECU का ऐसा इंस्टॉलेशन स्टेटस एयर इंडिया क्यों देगा किसी को? तो उन्होंने कोई अपना ऐसा मेंटेनेंस रिकॉर्ड नहीं दिया है कि जिसमें ECU की उन्होंने बात की हो कि भाई हमने ECU नया लगाया था या फिर उसमें कुछ चेंजेस किए, तो ऐसा कोई मेंटेनेंस में रिकॉर्ड में नहीं है। तो हमारा अगला सेक्शन है पायलट एक्शंस के ऊपर। तो काफ़ी सारे लोगों ने पायलट एक्शंस के ऊपर भी सवाल उठाए। तो एक किसी ने कमेंट किया है, मिनी डार्लिंग जी ने, कि जो टेररिस्ट है वो मेडे बोलते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया इनका कमेंट कि टेररिस्ट सेइंग मेडे सो नॉट हैपनिंग, सो आई डोंट रियली गेट द कमेंट। सो आप मे बी एलाबोरेट कर सकते हैं इसको मोर। और उसके बाद जुल्का राशिद जी ने बहुत बड़ा एक कमेंट दिया है, मैं पूरा गो थ्रू नहीं करूंगा क्योंकि पूरी वीडियो चली जाएगी उसी में, लेकिन उन्होंने आई थिंक यही बोला है कि पायलट की गलती क्यों नहीं हो सकती, पायलट एक्शंस को क्यों नहीं। और इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, देखिए हम लोग तो अपनी तरफ से एनालिसिस कर रहे हैं, लोग अपना डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पायलट ने लास्ट मोमेंट में अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया, और हो सकता है उन्होंने ये भी कोशिश की कि फ्लाइट किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाके ना गिरे, तो मुझे तो लगता है कि शायद उन्होंने पूरी कोशिश कर दी होगी उस फ्लाइट को बचाने के लिए, पूरा अपना जोर लगा दिया होगा, सारे जो उनके पुराने एक्सपीरियंसेस थे वो सारे लगा दिए होंगे उस फ्लाइट को बचाने के लिए। और फाइनल एंड मोमेंट पे भी वो स्ट्रगल कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो अब ये फॉरेन मीडिया वालों से तो मैं बहुत नाराज़ हूँ, एकदम से उन्होंने पायलट ब्लेम का नैरेटिव, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई पायलट ब्लेम, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पायलट की गलती नहीं हो सकती, पायलट की गलती हो सकती, लेकिन मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत हीरोइक तरीके से बचाने की कोशिश की है जितना वो कर सकते थे बेचारे अपने एंड मोमेंट पे। और बहुत ही अजीब सी मुझे ये चीज़ लगी कि ब्लेम कर दिया पायलट को। तो लास्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, हमारा जनरल एंड मिसलेनियस। तो अशोक जी ने इसमें सवाल पूछा है, क्या स्विच के बिना फिजिकली मूव हुए इंटरनल फ्यूल सप्लाई कट नहीं हो सकती? क्या DFDR स्विच के फिजिकली मूव को भी रिकॉर्ड कर सकता है? तो नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता। DFDR जिसकी आप बात कर रहे हैं, बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, ये फिजिकल मूवमेंट को नहीं बताता है। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद कमेंट आया है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, देखिए इन सब्सक्राइबर का जो इंसान है, ये इन्होंने
बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में पायलट को कंडेम किया है। बोला है कि आप मिग 29 गिरा चुके हैं, 30 MKI गिरा चुके हैं, रफाल गिरा चुके हैं, तो आप कैसे नकारा पायलट से, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा कमेंट करना चाहिए आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। और नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्ज 561 का। आई हैव वन मोर पॉइंट टू ऐड। दे सेड दैट सुमित सब्रवाल वाज इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ हिज मदर। A person who deeply loved his mother may get depressed and decide to commit suicide, but will he decide to kill 242 innocent people with him? That is absolutely impossible. देखिए, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे जॉर्ज जी का। सेम पॉइंट मैं भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो डिप्रेशन का जो नैरेटिव शुरू हुआ है, ये वेस्टर्न कंट्रीज से शुरू हुआ है। पहली बात तो मैं ये मना नहीं करता कि भाई डिप्रेशन बीमारी नहीं हो सकती और इंडिया में नहीं फैल रही, बिल्कुल फैल रही है। लेकिन जिस टाइम के सुमित जी थे, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप ऑलरेडी देखी होगी, और इतनी ज़्यादा, जो मैं खुद का भी एग्जांपल लूँ, हम लोग इतनी ज़्यादा हार्डशिप ले चुके हैं, इतने टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। मतलब एक टाइम पे आदमी को लगता है कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है। लेकिन उस पॉइंट पे भी अगर हम बात करें कि सुमित सब्रवाल का डिप्रेशन में जाना, तो और वो भी अपने मदर के एक्सपायर होने के बाद, ये बहुत ज़्यादा मुझे एक लूज कमेंट लगता है कि भाई वो डिप्रेशन में चले गए। तो फॉरेन मीडिया वाले जा सकते हैं शायद डिप्रेशन में, उनके घर में किसी की लॉस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा करेगा कि डिप्रेशन में चला गया कि मदर चली गई। अपने काफ़ी सारे बहुत बड़े एग्जाम्पल है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, उनके फादर एक्सपायर हुए, अगले दिन गए, वो टेस्ट मैच भी खेला, उन्होंने सेंचुरी भी लगाई। ठीक है, डिप्रेशन एक बीमारी है, लेकिन ये बोल देना कि मदर एक्सपायर हो गई तो मैं डिप्रेशन में। और हाँ, ये भी मेरे दिमाग में पॉइंट आता है कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, और मुझे लगता है कि हर दिन किसी ना किसी में घर में किसी रिलेटिव्स की डेथ हो जाती होगी, और ये बोल देना कि वो उस रिलेटिव की डेथ की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, हो सकता है, भाई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई लोग डिप्रेशन में भी जाते हो, लेकिन आप मैथमेटिकली और फैक्चुअली अगर बात करें तो इतने 1.4 बिलियन लोग, किसी ना किसी घर में कोई डेथ हुई तो सारे के सारे डिप्रेशन में जा सकते थे अभी तक। अगर फैक्चुअली इस चीज़ को देखा जाए तो ये भी बिल्कुल एक गलत बात है कि अपने मदर की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। आप तो एक उनको टारगेट कर रहे हो, उनके फैमिली बैकग्राउंड को बीच में ला रहे हो, और फिर इतनी झूठी खबरें फैला रहे हो, बहुत गलत बात है। तो चलिए, ख़त्म होता है हमारा कमेंट का सिलसिला। देखिए, मैंने आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश की है, तो आपको अगर अच्छा लगे, आपको कुछ और उसमें कमेंट करना है, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और बारीकी से सोचने और समझने की कोशिश करता हूं। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं बोइंग को डायरेक्टली क्लेम करता हूँ। मैं फैक्ट के साथ बात करता हूँ, और फैक्ट बेस्ड ही मेरे सारे एविडेंस होते हैं। जो रिपोर्ट किया गया है वो सारी चीज़ें फैक्ट बेस्ड होती है। तो बोइंग के अगेंस्ट मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कई सारे लोगों ने कमेंट में ये भी लिखा है कि आप बोइंग के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, फैक्ट तो ये है कि अगर हम फ्यूल स्विच, जो मैक्सिमम लोगों का कंसर्न है, ये फ्यूल स्विच का इशू एयरबस में भी होता है। जैसे A320 में वॉल के डिटेक्शन में जो प्रॉब्लम हुई थी, A330 और A340 जैसे एयरक्राफ्ट में भी कभी कभी फ्यूल इम्बैलेंस अलर्ट फॉल्स ट्रिगर हो जाते हैं, जिनके लिए नॉर्मल क्रॉस फीड एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एयरबस के किसी भी एयरक्राफ्ट में कभी भी फ्यूल स्विच डिज़ाइन की वजह से ना तो कोई फेटल क्रैश हुआ है और ना ही कोई प्लेन ग्राउंड किया गया है अभी तक। ये एयरबस की हिस्ट्री आप जाके चेक भी कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्यों बोइंग के प्लेन्स में रिपीटेडली इतने क्रिटिकल कंसर्न उठ रहे हैं, और खासकर फ्यूल स्विच को लेके। और जो बाकी जो पुराने 2 इंसिडेंट हो चुके हैं ऑलरेडी बोइंग के साथ, जहां पे फ्यूल कट ऑफ हो चुके हैं लैंडिंग के टाइम पे, तो वो भी बताते हैं कि फ्यूल स्विच हो सकता है कि इसका भी एक नतीजा हो प्लेन क्रैश का, जो कि एक टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कैप्टन स्टीव के बारे में, जिनके बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारे वीडियोस के गो थ्रू हुआ। उनके जो वीडियोस थे, मुझे लगता है कि एक टाइप की
कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। उनका रैट का डिप्लॉयमेंट के बारे में कंसर्न, फ्यूल स्विच का 1 सेकंड में स्विच ऑफ हो जाने का कंसर्न। स्टीव ने बोला अगर दोनों फ्यूल कट ऑफ पोजीशन में चले जाते हैं तो रैट तुरंत डिप्लॉय हो जाता है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट डिजाइन से बिल्कुल मैच नहीं करती है ये उनकी बात, क्योंकि अगर दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाते हैं तो भी रैट तुरंत डिप्लॉय नहीं होता है। बोइंग 787 जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट में रैट डिप्लॉय होना 20 से 30 सेकंड बाद शुरू होता है, जबकि इंजन्स की जो पावर है वो 50% के नीचे गिर जाती है, जो कि टाइम लेती है नॉर्मली। कैप्टन जो स्टीव है उन्होंने कहा कि रैट इंस्टेंटेनियसली डिप्लॉय हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल टेक्निकली इनकरेक्ट है और इलॉजिकल भी लगती है मुझे। तो अगर 5 सेकंड में रैट डिप्लॉय हो गए, जो कि हमारी एयर इंडिया क्रैश में हुए थे, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम को लग रहा था कि कंप्लीट पावर लॉस हो चुका है। ये कोई बिगर इलेक्ट्रिकल फेलियर की तरफ भी इशारा कर सकता है। ये टाइमिंग इटसेल्फ एक रेड फ्लैग दिखाती है, जो कि नॉर्मल डुअल इंजन शटडाउन को एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, कैप्टन स्टीव ने कहा कि दोनों फ्यूल 1 सेकंड में मैनुअली कट ऑफ पोजीशन में चले गए, लेकिन फिजिकली चले गए ये उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें तो कहीं नहीं लिखा कि फिजिकली मूव किया गया था। वो सिर्फ रिकॉर्ड होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू कि आपका फ्यूल जो स्विच है वो कट ऑफ पोजीशन में जा चुका है। इसका कोई फिजिकल मूवमेंट का कोई प्रूफ नहीं दिया है। और ये बात ये कैप्टन स्टीव बार बार अपने कई सारे वीडियोस में बोल रहे हैं कि फ्यूल जो है वो फिजिकली मूव हुआ है। फिजिकली तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। और जो ये रिपोर्ट है इनिशियल, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन टू कट ऑफ पोजीशन। उन्होंने भी ये नहीं बोला है कि भाई फिजिकली मूव टू कट ऑफ पोजीशन। तो ये तो उनकी बात बिल्कुल बंद हो गई। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो बोल रहे हैं कि इरैशनल माइंड में आके एक पायलट ने ऐसा डिसीजन लिया और हम रैशनल माइंड से उस इरैशनल माइंड को नहीं समझ सकते। ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ कि भाई नहीं समझ सकते, लेकिन आपका जो एग्जांपल आपने दिया कि भाई एक पायलट ने पूछा दूसरे पायलट से व्हाई डिड यू डू इट, तो दूसरे पायलट ने कहा आई डिड नॉट। और ये जो स्टीव हैं ये कंपेयर कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि इनके बच्चे जब कोई ऐसी हरकत करते हैं और ये पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, इनके बच्चे भी बोलते हैं कि भाई आई डिड नॉट। लेकिन मेरा आप लोगों से और उन स्टीव से एक ही सवाल है कि आप एक ट्रेंड पायलट को एक छोटे बच्चे से कैसे कंपेयर कर रहे हैं। इतने लूज कमेंट देना मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल चीज़, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऐसे लूज कमेंट नहीं देने चाहिए, जबकि आपको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं। और ऐसे लूज कमेंट देना मेरे ख्याल में एक सही बात नहीं है। देखिए, मैं अपनी तरफ से भी इस इन्वेस्टिगेशन को लेके आपके सामने सिर्फ फैक्ट बेस्ड बात करता हूँ। मेरा खुद का ओपिनियन है कि मैं बोइंग में नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं आपके अपने ओपिनियन को आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। मैं बस आपको ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं बैठूंगा। आपके ओपिनियन को बाइस करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आपके सामने फैक्ट्स रखे जाते हैं और उस फैक्ट्स को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं सोर्सेस के साथ। तो अगर आप मेरे इन 3 पॉइंट से सहमत है तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि भाई आपके कमेंट्स क्या है। आपके कमेंट्स अगर मेरे अगेंस्ट में भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन चीज़ों को भी क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो अब बात करते हैं कि जो अमेरिकन मीडिया है इतना बड़ा जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है। आप देखा होगा, आप वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क पोस्ट के तो आर्टिकल में साफ साफ ब्लेम कर दिया गया है पायलट्स को। बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुए हेडलाइंस बना देना कि पायलट की गलती की वजह से क्रैश हुआ है, ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? जबकि टेक्निकल फॉल्ट, फ्यूल स्विच माल फंक्शनिंग या इलेक्ट्रिकल फेलियर जैसे पॉसिबल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ऐसी बाइस्ड रिपोर्टिंग ना सिर्फ पब्लिक ओपिनियन को मिसलीड करती है, बल्कि असली रूट कॉज को भी ढकने की पूरी कोशिश करती है। ठीक है भाई, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, हम लोग इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है और आपका मीडिया आउटलेट शायद ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन ऐसी बातें फैलाना और डायरेक्टली पायलट को ब्लेम कर देना बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, मेरे हिसाब से हमको वेट करना चाहिए। फाइनल इन्वेस्टिगेशन का कोई प्री कंक्लूजन अपने नहीं देने चाहिए। लेकिन ये मीडिया आउटलेट चाहे कितना भी ब्लेम कर ले, बोइंग के जो शेयर गिरना बहुत तेज़ी से शुरू हो चुके हैं। आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं शेयर मार्केट की। कुछ लोग मेरे राधे राधे बोलने पर कमेंट कर रहे हैं कि मैं साइंटिस्ट नहीं हो सकता या मैं एरोस्पेस साइंटिस्ट नहीं लगता हूँ।
तो मैं तो ये कहूँगा कि सच्चाई ये है कि भक्ति और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे नहीं लगता कि अगर किसी का कोई फेथ है, किसी का कोई बिलीफ है, तो आप उसके ऑक्यूपेशन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रेंज मुझे लगता है कि आप किसी का ऑक्यूपेशन को क्वेश्चन कर रहे हैं बिना उसके फैक्ट्स को और बिना उसके बैकग्राउंड को जाने। तो अगर आपको भी लगता है कि मेरा राधे राधे बोलना गलत है और मैं साइंटिस्ट नहीं हो सकता, अगर आपको लगता है कि एक ऐसा वीडियो एक बनना चाहिए जो मेरे ऊपर हो कि मैं कैसे साइंटिस्ट बना, मैं कैसे जर्मनी आया, मैंने कैसे स्ट्रगल किया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ नया सीखना भी हो मेरे से, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हाँ मुझे ये वीडियो चाहिए क्योंकि मुझे ये जानना जानना है या ये जानकारी चाहिए। तो चलिए, ये तो था सब कुछ वीडियोस के बारे में। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आगे आने वाली वीडियोस में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, मेरे मिशन को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, फिर से आपका सर घुमाने। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राधे राधे।